Hello students, this is part 2 of chapter 3 challenges of Indian democracy. इस पार्ट 2 में हम देखेंगे आगे के टॉपिक्स जो हम पार्ट 1 में कवर नहीं किए थे, क्योंकि पार्ट 1 में हमने बस बाकी कुछ चैलेंजेस देखे थे बेसिक से क्या क्या थे, लेकिन अब हमें मेजर चैलेंजेस नक्सल मूवमेंट, एमरजेंसी एरा, ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The earliest root of Naxal movement can be traced back to Telangana movement of the 1948, where local peasants became upset for the inefficient land distribution rule. The movement was organized by Communist Party. तो अगर नक्सल मूवमेंट की बात की जाए तो ये क्या होता है, बेसिकली एक आर्म्ड अपराइजिंग कह सकते हैं। नक्सल मूवमेंट सबसे पहले स्टार्ट होता है तेलंगाना में एक मूवमेंट होता है 1948 में, जहाँ पे लोकल पीजेंट्स जो थे वो बहुत परेशान हो चुके थे, अपसेट थे वहाँ के लैंड सिस्टम से, जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स था। मूवमेंट इसीलिए होता है और मूवमेंट को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी जो तेलंगाना की थी वो वहाँ पे मूवमेंट को ऑर्गेनाइज़ कराती है। मूवमेंट लास्टेड फॉर 4 years। तो आप सब देख रहे कितना इनएफिशिएंट गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। 4 साल मूवमेंट चलने के बाद जाके उनकी डिमांड्स को सुना गया। It had a partial success because peasant debt in 2500 villages was cancelled, rent payments for land were suspended and the land in the villages were redistributed. इस मूवमेंट का थोड़ा सा सक्सेस हुआ, पार्शियल सक्सेस मिला मूवमेंट में, क्योंकि पीजेंट्स की कुछ डिमांड को एक्सेप्ट किया गया और कुछ को नहीं। जैसे 2500 विलेजेस में जो किसानों का डेप्ट था, कर्ज था, उसको कैंसिल किया गया। रेंट पेमेंट फॉर लैंड को सस्पेंड किया गया और जो लैंड्स थे गांव में उनको उन किसानों में बांटा गया, रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया अमीर लोगों से लेके जो जिनके पास खेत नहीं थे काम करने के। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस किए गए। दिस वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट, ये सबसे अर्लीस्ट पीजेंट मूवमेंट माना जाता है आज़ादी के बाद का, पोस्ट इंडिपेंडेंस, एंड ब्रॉट द कम्युनिस्ट पार्टी टू द फोर फ्रंट। और जिस मूवमेंट में कम्युनिस्ट पार्टी एकदम सामने से आके पार्टिसिपेट करती है, सपोर्ट करती है किसानों को। द टर्म नक्सलाइट कम्स फ्रॉम नक्सलबारी, ए स्मॉल विलेज इन वेस्ट बंगाल। तो नक्सलाइट जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? नक्सलबारी एक गांव है छोटा सा वेस्ट बंगाल में, उसी के नाम पे ये नक्सलाइट नाम रखा गया, नक्सल मूवमेंट। देयर अ सेक्शन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो वेस्ट बंगाल में बाद में स्टार्ट होता है ऐसा ही सेम मूवमेंट नक्सलबारी में, एक विलेज में, जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से जो इन्फ्लुएंस्ड है वो वाली कम्युनिस्ट पार्टी, लेड बाय कानू सन्याल एंड जंगल सल्थान, और जिसके लीडर थे कानू सन्याल एंड जंगल संथाल। ये दो इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं, इनके नाम याद रखने हैं। इन दोनों ने लीड किया मूवमेंट को, पीजेंट मूवमेंट को। वॉयलेंट अपराइजिंग इन 1967 में वेस्ट बंगाल के नक्सलबारी गांव में सीपीआई के लीडर्स द्वारा कानू सन्याल जंगल संथाल के थ्रू एक मूवमेंट लीड किया गया। पीजेंट्स का ही मूवमेंट था ये भी। एक वॉयलेंट अपराइजिंग कह सकते हैं, मतलब बहुत ही अग्रेसिव वे में सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अब इसमें क्या इसके कॉन्सिक्वेंस थे? ऑन 18 May द सिलीगुड़ी किसान सभा डिक्लेयर्ड इट्स सपोर्ट फॉर द मूवमेंट टू अडॉप्ट आर्म्ड स्ट्रगल टू रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड टू द लैंडलेस। 18 मई में द सिलीगुड़ी किसान सभा, सिलीगुड़ी एक किसान सभा मतलब किसानों की एक ग्रुप थी, उसने डिक्लेयर किया कि वो इस मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे जिससे कि किसानों को लैंड मिल सके। जिनके पास ज़मीन नहीं है, ज़मीन छीन ली गई है या उनके पास नहीं है, तो उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, लैंड वापस से दिया जाए। इन द फॉलोइंग वीक अ शेयर क्रॉपर नियर नक्सलबारी विलेज वॉज अटैक्ड बाय लैंडलॉर्ड्स मैन्स ओवर अ लैंड डिस्प्यूट। देखिए उस टाइम पे क्या होता था, जो लैंडलॉर्ड होते थे उनका काफ़ी डोमिनेंस होता था। मतलब जैसे ज़मींदारी सिस्टम आपने पढ़ा होगा, तो ज़मींदार या लैंडलॉर्ड जो लैंड के ओनर हुआ करते थे वो किसानों से ज़्यादा काम करवाते थे लेकिन जो क्रॉप्स का बेनिफिट होता था खुद ले लिया करते थे और काफ़ी एट्रॉसिटीज़ करते थे वो पीजेंट्स के ऊपर। तो ऐसे ही एक लैंडलॉर्ड एक बार उसी गाँव में एक शेयर क्रॉपर था, मतलब एक किसान था, अधिया जिसको कहते हैं, मतलब जिसको आप अपनी ज़मीन दे देते हो खेती करने के लिए, और उसका आधा बेनिफिट आप रखते हो और आधा बेनिफिट उस पर्सन को मिलता है। तो उस पर्सन शेयर क्रॉपर्स पे अटैक कर देते हैं लैंडलॉर्ड के आदमी, मतलब जिसके ज़मीन पे वो काम करता था किसी लैंड डिस्प्यूट को लेके। तो जिसके वजह से बाकी किसान गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि ये जो अटैक था
एक शेयर क्रॉपर पे नहीं, इनडायरेक्टली बाकी पीजेंट्स के भी सेंटिमेंट को हर्ट करता है। व्हेन अ पुलिस टीम अराइव टू अरेस्ट द पीजेंट लीडर, तो उस टाइम पे वहाँ पे जो पीजेंट लीडर था, जो इस शेयर क्रॉपर के डेथ को लेके, मतलब उस पे जो एट्रोसिटीज़ हुई थी उसको लेके प्रोटेस्ट कर रहा था, उस पीजेंट लीडर को अरेस्ट करने के लिए पुलिस भेजती है कि अगर लीडर नहीं रहेगा तो मूवमेंट सप्रेस हो जाएगा। लेकिन बाकी किसान जो थे उन्होंने उल्टा अटैक कर दिया पुलिस पे, एम्बिस्ड बाय ग्रुप ऑफ ट्राइबल्स लेड बाय जंगल संथाल। जंगल संथाल जिनको आप भी हमने ऊपर पढ़ा, इनके साथ कुछ और लोग थे, कुछ ट्राइबल्स लोग थे जिन्होंने उस पुलिस को एम्बिश कर दिया, मतलब मार गिराया तीर धनुष से। उस टाइम पे तो लोगों के पास वेपन्स उतने नहीं हुआ करते थे ना, तो अपने एरो से, अपने बाढ़ से मार के उसको मार डाला पुलिस इंस्पेक्टर को। पुलिस इंस्पेक्टर वॉज किल्ड इन अ हेल ऑफ एरोज़। इस इवेंट की वजह से और भी संथल ट्राइबल को थोड़ा सा इनकरेजमेंट मिलती है, बढ़ावा मिलता है, और भी गरीब किसान इस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं और लोकल ज़मींदारों पे, लैंडलॉर्ड्स पे सब अटैक करने लगते हैं। एट द टाइम द लीडर ऑफ द मूवमेंट बिलोंग टू CPIM पार्टी। द पार्टी वॉज इन अ कोलिजन गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल, बट द पार्टी डिड नॉट अप्रूव द आर्म्ड राइजिंग। और उसी टाइम पे जो CPIM के जो दो लीडर थे, कानू सन्याल एंड जंगल संथाल, वो मूवमेंट को लीड तो कर रहे थे, लेकिन वो पार्टी वेस्ट बंगाल में कोलिजन में थी, मतलब मेजॉरिटी पार्टी नहीं थी वेस्ट बंगाल की, तो इसीलिए वो कोलिजन गवर्नमेंट इस मूवमेंट को अप्रूव नहीं करती है। नेचुरली ऑल द लीडर्स एंड मेंबर ऑफ कलकत्ता सिंपथाइजर वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी। तो इसीलिए CPI के जितने भी मेंबर्स थे जो इस मूवमेंट में इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे, जैसे ये लोग, तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। एंड दिस इंसिडेंट बिकेम नोन एज नक्सलबारी मूवमेंट। और तभी से इस फेमस इंसिडेंट को नक्सलबारी मूवमेंट के नाम से जाना जाने लगा। नक्सलबारी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नक्सलबारी गांव में हुआ था, इसीलिए नक्सलाइट मूवमेंट नाम पड़ गया। और तब से ऐसे ही अगर कहीं भी आर्म्ड अपराइजिंग होता है पीजेंट्स का, तो उसको नक्सल मूवमेंट का नाम दे दिया जाता है। अब इस नक्सल मूवमेंट के राइज़ का कॉज क्या था, क्या क्या रीज़न्स थे जिसके वजह से ये मूवमेंट हुआ, तो इसको जनरली कहा जाता है ग्यूरिला इंसर्जेंसी, लेड बाय ग्रुप ऑफ लेफ़्ट रेडिकल कम्युनिस्ट। सबसे पहले लीड किया था लेफ़्ट रेडिकल कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसे मेंबर्स जो थोड़े लेफ़्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, मतलब सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को। माओ ज़ेडोंग वॉज द प्राइमरी मोटिवेशन फोर्स बिहाइंड दिस रिवोल्यूशन। इस रिवोल्यूशन के पीछे प्राइमरी मोटिवेशन फोर्स, मतलब आइडल किसको मानते थे किसान? माओ ज़ेडोंग को। माओ ज़ेडोंग कौन? चाइना के एक सोशलिस्ट लीडर थे, जिनके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे और अच्छे से। तो इनसे काफ़ी इंस्पायर्ड थे पीजेंट्स, और यही प्राइमरी मोटिवेशन फोर्स भी थे, जिसके वजह से इनका क्या एम था, माओ ज़ेडोंग की क्या आइडियोलॉजी थी कि गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए पावर से वायलेंट तरीक़ों से, अगर हमें ऑटोनॉमी नहीं मिल रही है तो। टू अचीव लोकल ऑटोनॉमी थ्रू वायलेंट मीन्स बाय ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंटल अथॉरिटी, इनका ये आइडियोलॉजी था। द रूट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी ट्रेस्ड इन द फेलियर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। और ये जो नक्सल मूवमेंट हुआ, इसके पीछे का भी रीज़न यही था कि इंडियन गवर्नमेंट जो थी वो फेल हो गई अपने काम को अच्छे से फुलफ़िल करने में, अपने पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में। और कौन से प्रोविजंस थे? जैसे 5th एंड 9th स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टोटल स्केड्यूल्स है, ये आपको कमेंट में बताना है। तो जैसे कुछ स्केड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आप बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं 5th और 9th स्केड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फेल हो जाता है। उसमें जो बातें लिखी गई थी सरकार उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। तो 5th स्केड्यूल में क्या था कि ऑल फॉरेस्ट रिजर्व एंड लैंड, जितने भी जंगल हैं और ज़मीनें हैं जहाँ पे स्केड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं, उसको एडमिनिस्टर कौन करेगा? गवर्नमेंट की एक बॉडी बनाई जाएगी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट उसका नाम होगा। और यही ट्राइबल एडवाइजरी बॉडी उन स्केड्यूल ट्राइब के जंगलों को, फॉरेस्ट रिजर्व्स को और ज़मीन को, लैंड को जहाँ पे वो रहते हैं, उसको एडमिनिस्टर करने का काम करेगी। लेकिन किसी भी इंडियन स्टेट में, बट नो इंडियन स्टेट हैड इम्प्लीमेंटेड दिस, किसी भी इंडियन स्टेट ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। On the other hand, legislation had been passed enabling the pharmaceutical companies to mine and use those land to set a factory, evicting the local tribal population of those area। मतलब जो उल्टा ही हुआ
उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए था शेड्यूल ट्राइब्स को, जैसा 5th शेड्यूल में लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई स्टेट में एक नया लॉ पास कर दिया जाता है उसकी जगह पे, जो कि ये इनेबल करता है कि जितनी भी माइनिंग कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, माइनिंग करने के लिए जो जाती हैं जंगलों में, वो उन शेड्यूल ट्राइब के लोगों की ज़मीनों पे फैक्ट्री सेटअप कर सकती हैं और लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन को वहाँ से हटा सकती हैं, जिसकी वजह से अब ऑब्वियस सी बात है कि अब लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन को जब जगह नहीं मिलेगी रहने की, तो उनको तो गुस्सा आएगा, वो प्रोटेस्ट करेंगे ही अपने हक को मांगने के लिए। तो ये कॉज था बेसिकली। नेक्स्ट है 9th शेड्यूल। द कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड अ सीरीज ऑफ लैंड लेजिस्लेशन। अब 9th शेड्यूल में बहुत सारे लैंड से रिलेटेड लॉ लिखे गए हैं। इट वॉज ऑब्जर्व देयर वॉज कंसंट्रेशन ऑफ लैंड। तो ऐसा पहले ऑब्ज़र्व किया गया कि कुछ लोग जो हैं देश में वो कुछ ज़्यादा ही लैंड कंसंट्रेट करके रखे हैं, जैसे कुछ अमीर लोग, फ्यू रिच अपर कास्ट ऑफ द कंट्री, तो उनके पास कुछ ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी, क्योंकि वो अमीर थे तो बहुत सारी चीज़ें ज़मीनें खरीद लिया करते थे अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए। तो इस 9th शेड्यूल के थ्रू इम्पोज किया गया लैंड सीलिंग लॉ। लैंड सीलिंग लॉ बेसिकली कैसा लॉ था कि मतलब अमीर लोग या फिर कोई भी सिंगल पर्सन कितना ज़मीन होल्ड कर सकता है उस पर लिमिट लगाना, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिंगल पर्सन को बता दिया गया है उसमें कि आपको इतने ही हेक्टेयर का ज़मीन ओन करना है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो ऐसे क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होगा, किसी सिंगल पर्सन के पास बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं हो जाएगा ज़मीन का, ठीक है। तो जिसके वजह से एग्रीकल्चर भी हमारा इफ़ेक्टिवली वर्क करेगा। It also, the excess land were to be requisitioned and redistributed by the government among peasants for the purpose of cultivation. इसमें ये भी था कि जो ज़्यादा ज़मीनें अमीरों से ले ली जाएंगी, क्योंकि उनकी ज़मीनों को लिमिट किया जाएगा ना, तो उस ज़मीनों को गरीब किसानों में वापस से बांटा जाएगा, जिससे कि वो इफ़ेक्टिवली कल्टीवेशन के लिए उसको यूज़ कर सकें। दिस प्रोविज़न वर रिटन, ये सारी चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी थी। क्यों लिखी थी कि जो गरीब फार्मर हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, या जो लेबरर्स हैं, उनको कुछ अधिकार मिल सके, उनको कुछ प्रोटेक्शन मिल सके, वो अनएम्प्लॉयड ना रहें। तो इसलिए ये सारी चीज़ें लिखी गई थी, लेकिन गवर्नमेंट फेल हो जाती है इसको भी इम्प्लीमेंट करने में, जिसके वजह से मूवमेंट की अपराइजिंग और जगह पे होती है। मोर ओवर द पीजेंट वेरी ऑफन लूज देयर लैंड्स ड्यू टू वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और किसानों की ज़मीनें इस वजह से भी चली जाती थी कि कहीं पे रोड बनना हुआ, कहीं पे कुछ बनना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कोई बिल्डिंग बनानी है सरकार को, कोई हॉस्पिटल बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो ट्राइबल एरियाज़ के लोगों की ज़मीनें अगर उनको रिक्वायर्ड है तो वो ले लिया करती थी, जिसके वजह से लोकल पॉपुलेशन को या उन किसानों को सफ़र करना पड़ता था। बहुत से पीजेंट और ट्राइबल्स इस गवर्नमेंट पॉलिसी या गवर्नमेंट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे, परेशान थे। और गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी कि परमिट फॉर कोल, आयरन, बॉक्साइड माइंस एंड एक्सप्लॉइट नेचुरल एंड फॉरेस्ट रिसोर्स विदाउट एनी रिगार्ड फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन हुज लिवलीहुड डिपेंड ऑन दिस रिसोर्स। अब जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो ट्राइबल लोकल लोगों की, वो किस पे डिपेंड करते हैं, जंगलों पे। वो जंगलों में ही रहते हैं ट्राइबल लोग, तो ज़्यादातर वहीं के रिसोर्सेज पे वो डिपेंड करते हैं, उनका लाइफ एग्जिस्ट करता है वहीं से। लेकिन अब सरकार ने ऐसी पॉलिसी ला दी थी, कुछ ऐसे नियम बना दिए थे कि कोल की माइनिंग के लिए, आयरन की माइनिंग के लिए जो कंपनीज़ हैं वहाँ पे जंगलों में जा सकती हैं बिना ट्राइबल पॉपुलेशन के, बिना उनके बारे में सोचें कि वो कैसे रहेंगे या नहीं, उनके रिसोर्सेज को यूज़ कर सकती हैं, जिसके वजह से ट्राइबल पॉपुलेशन को काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी होती थी। उनके घरों को तोड़ दिया जाता था या वहाँ पे कुछ नई चीज़ें बना दी जाती थी। दिस मेक एक्सट्रीमली प्रोन टू एक्सप्लॉयटेशन बाय लैंडलॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ बॉन्डेड लेबर। इसके वजह से ये भी होता था कि जो लैंडलॉर्ड होते थे वो बंधुआ मज़दूर बना के, मतलब किसानों से कुछ ज़्यादा ही काम करवा लेते थे, जितना उनको पैसा नहीं देते थे उससे ज़्यादा काम करवाते थे, तो उसके भी शिकार हुए किसान। However, the extremely rampant corruption in state local government meant this law were hardly enforced। और जो स्टेट और लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट वर्क कर रही थी वो काफ़ी ज़्यादा करप्ट थी, कुछ अच्छे से लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी, जिसके वजह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ फेल हो जाया करती थी और पीजेंट्स इस नक्सल प्रोपेगेंडा को अपनाने के लिए
रेडी हो चुके थे और वो अपने चीज़ों को, अपनी बातों को मनवाने के लिए वायलेंट मेथड का यूज़ करने लगे थे। अब इम्पॉर्टेंट लीडर्स इस मूवमेंट के कौन से हैं? चारू मजुमदार काफ़ी इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है, बंगाल से थे और इनके बारे में आगे हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे, तो यही सेम बातें नेक्स्ट पेज पे भी है, वहाँ से डिस्कस करते हैं। मेन लीडर्स ऑफ द मूवमेंट। तो सबसे पहले मेन लीडर्स में बात करें तो चारू मजुमदार का नाम आता है, उनके बाद कानू सान्याल का। तो चारू मजुमदार के बारे में यहाँ पे काफ़ी कुछ उनका फैमिली बैकग्राउंड भी लिखा है कि वो 1918 में सिलीगुड़ी में उनका बर्थ हुआ नॉर्थ बंगाल में। हीज़ फादर वॉज अ फ्रीडम फाइटर, उनके पापा जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे। वो कॉलेज से ड्रॉप आउट थे 1938 में, बट इतना सब आपको कुछ याद नहीं करना है, एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, बस जस्ट वो इम्पोर्टेंट लीडर थे तो काफ़ी कुछ उनके बैकग्राउंड में भी बता दिया गया है। और चारू मजुमदार किस में पार्टिसिपेट किए थे? तो तेभागा मूवमेंट 1946 में कोई हुआ था, उसमें भी उन्होंने पार्ट लिया था। ड्रॉपिंग आउट ऑफ कॉलेज इन 38 ही जॉइन INC एंड ट्राई टू ऑर्गेनाइज बीडी वर्कर। इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी इन्होंने ज्वाइन किया 1938 में, जब इन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट लिया। लेटर ही लेफ्ट कांग्रेस, बाद में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीव कर दिया, छोड़ दिया और CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया पीजेंट्स के साथ फोर फ्रंट पे काम करने के लिए, क्योंकि इनको सिंपैथी थी पीजेंट्स के नीड्स को लेके। वेरी सून एन अरेस्ट वारंट वॉज इशूड अगेंस्ट हिम एंड ही वेंट अंडरग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत ही जल्द जब वो पीजेंट्स का सपोर्ट करने लगते हैं, वायलेंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लगते हैं, लीड करने लगते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट अरेस्ट वारंट भेजती है उनको, जिसकी वजह से उनको अंडरग्राउंड होना पड़ता है पहली बार। Although the CPI was banned at the outbreak of Second World War, he continued CPI activity among the peasant and was made a member of CPI Jalpaiguri District Committee in 42. CPI देखिए, अब जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी उसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस टाइम पे जब चल रहा था 1940, हम पढ़ेंगे आगे 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड है, तो उस टाइम पे CPI पार्टी को बैन कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी ये जो थे ये पीजेंट्स के साथ काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं CPI को लीड करते हुए और मेंबर बन जाते हैं ये CPI के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट कमेटी के। ही नाउ ऑर्गेनाइज सीजर ऑफ क्रॉप, ये सीजर ऑफ क्रॉप कैंपेन भी चलाते हैं जलपाईगुड़ी में, क्योंकि एक बार 1943 में ग्रेट फेमाइन, बहुत बड़ी भूखमरी आ गई थी देश में, तो वो उसके भूखमरी के अगेंस्ट में क्रॉप्स नहीं, खाने को अनाज नहीं था, तो उसके लिए इन्होंने मूवमेंट एक लीड किया। 1946 में ये तेभागा मूवमेंट ज्वाइन करते हैं और ऐसे ही काफ़ी सारे मूवमेंट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। टी गार्डन वर्कर्स इन दार्जिलिंग में भी दार्जिलिंग के टी गार्डन वर्कर्स बन के ये काम भी किए हैं। तो इतना कुछ आपको याद नहीं रखना बेसिकली एग्ज़ाम में, बस पूछा जाएगा कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स थे और जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो तो अभी आगे इनके बारे में लिखी है इंपॉर्टेंट वाली। कम्युनिस्ट पार्टी वॉज बैंड इन 48, ही स्पेंट ईयर्स इन जेल। कम्युनिस्ट पार्टी को फिर से बैन कर दिया जाता है 1948 में, उनको काफ़ी टाइम जेल में बिताना पड़ता है। इन जनवरी 1954 ही मैरिड लीला मजुमदार सेनगुप्ता, इन्होंने शादी कर ली लीला मजुमदार सेनगुप्ता से, जो कि एक CPI की ही मेंबर थी वो भी। फिर दोनों कपल सिलीगुड़ी चले जाते हैं और वहाँ से अपने एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करते हैं। उनके पापा और उनकी जो बहन थी अनमैरिड सिस्टर और उनके पिताजी वो बहुत गरीब थे, मतलब ये बेसिकली गरीब किसान के परिवार से ये भी बिलोंग करते थे। ड्यूरिंग द मिड 1960 चारू मजुमदार ऑर्गेनाइज अ लेफ्टिस्ट फैक्शन इन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। मिड 1960s के टाइम पे चारू मजुमदार ऑर्गेनाइज़ करते हैं, बनाते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट करके एक पार्टी नॉर्थ बंगाल में। In 67, militant uprising took place at नक्सलबारी led by his comrade in arms कानू सन्याल। नक्सलबारी मूवमेंट जो अभी हमने पढ़ा वेस्ट बंगाल का, वो होता है टेक प्लेस करता है 1967 में। वो कैसा मूवमेंट था? पीजेंट अपराइजिंग मूवमेंट था, जिसको लीड किया था इन्हीं के फ्रेंड, कॉमरेड इन आर्म्स मतलब इन्हीं के फ्रेंड थे कानू सन्याल, उन्होंने उस मूवमेंट को लीड किया था, नक्सलबारी के मूवमेंट को। कानू सन्याल और उनके साथ एक और लोग थे, जंगल संथाल। ठीक, तो ये था। दिस ग्रुप लेटर बिकेम नोन एज द नक्सलाइट, और जो लोगों ने नक्सल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया उनको उस ग्रुप को नाम दे दिया गया नक्सलाइट्स ग्रुप। ही देन रोट 8 आर्टिकल्स नोन एज हिस्टोरिकेट डॉक्यूमेंट्स। अब इन्होंने जो
चीज़ें इनके बारे में काफ़ी पूछी जाती है। इनके 8 आर्टिकल्स, इन्होंने 8 आर्टिकल्स लिखे जिसको जाना जाता है हिस्टोरिक 8 डॉक्यूमेंट्स के नाम से। दिस आर्टिकल प्रोवाइडेड आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ नक्सलाइट। इस आर्टिकल में 8 आर्टिकल में इन्होंने क्या लिखा था? आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन, नक्सलाइट्स जो ग्रुप है, नक्सल मूवमेंट, पीजेंट अपराइजिंग, वायलेंट करने वाली मूवमेंट जो होती है, उसके जो मेंबर्स हैं उनकी आइडियोलॉजी क्या होगी, ठीक है, वो किस तरीके से और किस वे में मूवमेंट करेंगे, तो उसको गाइड करते हुए इन्होंने 8 आर्टिकल्स लिखा। इन्होंने इस आर्टिकल्स में ये भी बताया कि दैट रिवोल्यूशन मस्ट टेक पाथ ऑफ आर्म्ड स्ट्रगल ऑन द पैटर्न ऑफ चाइनीज़ रिवोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब है? इन्होंने बताया कि जो रिवोल्यूशन होता है, पीजेंट्स का रिवोल्यूशन, वो उस पाथ पे चलना चाहिए जैसे चाइना में रिवोल्यूशन होता था। चाइना में किसके अकॉर्डिंग, किसकी आइडियोलॉजी पे ये लोग फॉलो करते थे? माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी। तो आर्म्ड स्ट्रगल के बेसिस पे इनका बेसिकली आइडियोलॉजी थे कि आर्म स्ट्रगल के बेसिस पे हमको अपनी बातों को मनवाना होगा गवर्नमेंट से। वेरी सून चारू मजुमदार ब्रोक अवे एंड फॉर्म ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कम्युनिटी ऑफ कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी। बहुत जल्द ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट करके इन्होंने बनाया था, उससे ये अलग हो जाते हैं और ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी, इतना बड़ा नाम है ये तो एक ये पार्टी बनाते हैं 1969 में, जिसको इन शॉर्ट क्या बोला जाता था? CPI-ML, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट, लेनिन रशिया के एक लीडर थे और मार्क्सिस्ट कार्ल मार्क्स थे। तो इन दोनों की आइडियोलॉजी पे जो बेसिस पे वर्क करता था वैसी पार्टी इन्होंने बनाई। चारू मजुमदार इसके जनरल सेक्रेटरी बनते हैं 1969 में ही, और ही वॉज अल्टीमेटली कैप्चर्ड फ्रॉम हिज हाइड आउट। इनको कैप्चर कर लिया जाता है, यही है चारू मजुमदार जी। तो इनको कैप्चर कर लिया जाता है ये जहाँ पे अंडरग्राउंड हुए थे 16 जुलाई को, और 28 जुलाई 72 को ये इनकी डेथ हो जाती है पुलिस लॉकअप में ही, बीमारी की वजह से या जो भी कह सकते हैं। दो द रेडिकल लेफ्टिस्ट मूवमेंट वॉज सीन मेनी आइडियोलॉजिकल स्प्लिट्स, नक्सलिज्म कंटिन्यू टू इंस्पायर अ मेंबर ऑफ लेफ्टिस्ट ग्रुप अक्रॉस द कंट्री। तो जब इनकी डेथ हुई नक्सलिस्ट मूवमेंट तो काफ़ी सेप्रेस हो गया क्योंकि लीडर ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी अभी भी कई जगह देश में नक्सल मूवमेंट काफ़ी एक्टिवली देखने को मिलता है। अब दूसरे जो बहुत इम्पोर्टेंट लीडर हैं नक्सल मूवमेंट के, कानू सान्याल। 1967 में कानू सान्याल कौन थे? वही चारू मजुमदार के एक फ्रेंड थे जिन्होंने नक्सलबारी गांव में वेस्ट बंगाल के मूवमेंट को लीड किया था। तो ये भी आते हैं, एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे ये। 1932 में इनका बर्थ हुआ। फाउंडिंग लीडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के ये भी फाउंडिंग लीडर में से थे। चारू मजुमदार ने जो बनाई थी पार्टी CPI-ML 1969 में, उसके फाउंडिंग लीडर्स में एक ये भी थे। इन्होंने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। इन्होंने फॉर्मेशन जो था CPI-ML का, ओरिजिनल फॉर्मेशन, उसकी अनाउंसमेंट की थी लेनिन के बर्थडे पे। ये इम्पॉर्टेंट है। लेनिन, व्लादिमीर लेनिन एक रशिया के लीडर हैं। उन तो 1969 में उनके बर्थडे पे, लेनिन्स के बर्थडे पे, इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट वाली पार्टी की फॉर्मेशन को इन्होंने अनाउंसमेंट की थी पब्लिक रैली पे। कहाँ पे? कलकत्ता में। ही केम आउट विद तराई रिपोर्ट ऑन रिवोल्यूशन इन इंडिया विच ओपनली डिनाउंस्ड द एनार्को निहिलिस्ट पॉलिसीज ऑफ चारू मजुमदार एंड हिज लॉयलिस्ट। अब ये एक तेराई रिपोर्ट लेके आते हैं जिसमें क्या बातें लिखी गई? तेराई रिपोर्ट में इन्होंने बात की थी एनार्को निहिलिस्ट पॉलिसीज़ की। चारू मजुमदार जो फॉलो किया करते थे उसको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। एनार्को निहिलिस्ट पॉलिसी क्या है कि जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो गवर्नमेंट को, किसी अथॉरिटी को नहीं ओबे करते हैं और आर्म्ड अपराइजिंग में ज़्यादा बिलीफ रखते हैं। ये पेटिशन प्रेयर इसके थ्रू नहीं बात को समझते हैं, तो थोड़ी एग्रेसिव नेचर की पॉलिसी फॉलो करने वाले लोगों को कहा जाता है। तो इन्होंने उसके अगेंस्ट में उसको डिनाउंस करते हुए काफ़ी इन्होंने तराई रिपोर्ट में लिखा था। ही प्रपोज द बिल्डिंग अप ऑफ मास पीपल ऑर्गेनाइजेशन विच वुड ऑर्गेनाइज अ कम्युनिस्टिक सोशलिस्टिक रिवोल्यूशन ऑन द पाथ शोन बाय माओ जेडोंग एंड चाओ एन लाई इन चाइना। और ये एक प्रपोज़ल भी लेके आते हैं कि मास पीपल मतलब बहुत सारे लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा जो कि माओ जेडोंग और चाओ एन लाई, जो दोनों ही लीडर्स, ये चाइना के काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे और भी इनका क्या रोल था। तो इन दोनों की आइडियोलॉजी को जो फॉलो करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी। उन्होंने चाइना से हेल्प भी ली अपने बहुत से गोल्स को अचीव करने के लिए, और इस बात को इन्होंने बहुत से ओकेजन पे ये डिक्लेयर किया है कि उनको चाइनीज़ गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है
पीजेंट मूवमेंट को लीड करने के लिए या जो भी ये काम करते थे उसके लिए। बट दिस हैज़ नॉट बिन कंक्लूसिवली प्रूव्ड, लेकिन ये बात प्रूव नहीं की गई है कि वो हेल्प लेते थे या नहीं। आफ्टर द फेलियर ऑफ नक्सलाइट अपराइजिंग, कानू सन्याल वेंट इनटू हाइडिंग। जब इनका नक्सलाइट मूवमेंट जो था वो फेल हो जाता है तो कानू सन्याल जो थे वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, छिप जाते हैं। डेथ ऑफ हिज कलीग चारू मजुमदार, द नक्सल मूवमेंट वुड डिसइंटीग्रेटेड। जब इनके कलीग चारू मजुमदार की डेथ हो जाती है तो नक्सल मूवमेंट अपने आप ही डिसइंटीग्रेट ख़त्म हो जाता है और कानू सन्याल तब डिक्लेयर करते हैं कि अब उन्होंने भी वायलेंट तरीक़ों को छोड़ दिया है। अब वो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस को के बेसिस पे जो है वो रिवोल्यूशन को चलाएंगे, मतलब प्रेयर पेटिशन ऐसे नॉर्मल मेथड पे, अग्रेसिव मेथड को उन्होंने छोड़ दिया है, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर किया कानू सन्याल ने। क्योंकि उनको भी हो सकता है डर हो गया होगा कि उनको भी पुलिस लॉकअप में रखा जाएगा या फिर कुछ भी उनके साथ होगा, इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ों को अबेंडन कर दिया। ही वॉज अल्टीमेटली अरेस्टेड, फिर भी उनको 1970 में अरेस्ट कर लेती है पुलिस अगस्त में। न्यूज़ ऑफ हिज अरेस्ट स्पार्क्ड ऑफ वाइड वायलेंस। उनकी जब अरेस्ट की न्यूज़ आती है तो जो लोग उनको फॉलो करते थे वो सब काफ़ी वायलेंस करते हैं, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय किया जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे भी उनके फॉलोअर्स अटैक करते हैं। तो इस वजह से उनको जेल से रिलीज़ कर दिया जाता है 1977 में। और उस टाइम पे जब रिलीज़ किया जाता है तो बंगाल की चीफ़ मिनिस्टर कौन थी? नई चीफ़ मिनिस्टर बनती है ज्योति बासु। वो वेस्ट बंगाल की जब नई चीफ़ मिनिस्टर बनती है तो उन्होंने कानू सन्याल को रिलीज़ कर दिया जेल से, लोगों के प्रोटेस्ट को देखते हुए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। ऑन जनवरी 2006 कानू सन्याल वॉज अगेन अरेस्टेड। फिर से उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर से लोग प्रोटेस्ट करते हैं, दिल्ली तक जाते हैं और बहुत सारा जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पे भी प्रोटेस्ट करते हैं। नॉर्थ बंगाल ऑन 23 मार्च 2010 ही वॉज फाउंड हैंगिंग एट हिज रेसिडेंट नियर सिलीगुड़ी। अब 23 मार्च को 2006 में उनको वापस से अरेस्ट किया गया था। फिर 2010 को जब वो शायद रिलीज़ हो गए थे अरेस्ट से, तो वो सिलीगुड़ी में अपने घर पे फांसी लगा के मर गए थे। ऐसा उनको डेथ उनकी इसी तरह से थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया था बेसिकली। ही वॉज 81 ईयर ओल्ड इंसान थे, 81 ईयर की एज में वो मरे थे और उनको एक बीमारी भी थी, कार्डियोपल्मोनरी एलिमेंट। ठीक है, ये दिल की कोई बीमारी थी उनको। नक्सलाइट मूवमेंट वॉज पीक फ्रॉम अबाउट मिडल ऑफ 1970s टू मिडल ऑफ 1971। नक्सलाइट मूवमेंट उस टाइम पे पीक पे था जब इनकी डेथ हुई थी, लेकिन जब डेथ हो जाती है तो फिर मूवमेंट सप्रेस हो जाता है। लेकिन जब पता लगाया गया कि कितने मूवमेंट्स हुए थे तो पता चला कि 4000 जगहों पे ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे नक्सलाइट मूवमेंट जैसे। और ये नक्सलाइट मूवमेंट ना ही बस वेस्ट बंगाल तक लिमिटेड नहीं रहा, सब जगह ये स्प्रेड हुआ नक्सलाइट मूवमेंट। वेस्ट बंगाल से आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और भी स्टेट्स में ये मूवमेंट स्प्रेड हुआ। गवर्नमेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी देश में उनको रियलाइज़ हुआ कि अब नई फोर्स, नई ताकत जो है देश में इमर्ज कर रही है, तो इसको कंट्रोल करना होगा, राइट, नहीं तो काफ़ी केओस क्रिएट हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ करती है जॉइंट ऑपरेशन, मतलब आर्मी वगैरह जाती हैं और जो नक्सल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे उन लोगों को पकड़ा जाता है। सस्पेक्टेड नक्सलीट्स वर अरेस्टेड, लोगों को अरेस्ट किया जाता है, उनके वेपन्स को भी सरकार सीज़ कर लेती है और मूवमेंट को सप्रेस करने की पूरी कोशिश की जाती है। ये सब जो प्लेसेस यहाँ पे रीड कर लीजिएगा, इन सब जगह पे भी मूवमेंट को सप्रेस कर दिया जाता है सक्सेसफुली। लेकिन मूवमेंट पूरी तरीके से नहीं ख़त्म होता है। डेथ के बाद भी, चारू मजुमदार के डेथ के बाद भी नक्सल मूवमेंट बहुत जगह होता है, एक्टिव था। पीपल्स वॉर ग्रुप करके एक ग्रुप बनता है जो इस मूवमेंट को और भी बढ़ावा देता है बाद में, जो कि उतना एक्टिवली पता तो नहीं चलते, लेकिन स्टिल ये अभी भी डोमिनेंट है। तो गवर्नमेंट इस मूवमेंट को डील करने के लिए 14 पॉइंट प्लान भी लाई थी, इसको बाद में देखा जाएगा। तो बस इतना ही सारी चीज़ें थी इस चैप्टर में। अगर आपको एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो डियर स्टूडेंट्स वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ऐसे ही आपको हिस्ट्री रिलेटेड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन सिंपल वे में मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।